सभी को नमस्कार। आप सभी को महानवमी के इस पावन पर्व पर ढेर सारी शुभकामनाएं। सुबह के इस संस्करण में हम लोग एक स्पेशल वीडियो शूट करने जा रहे हैं। ये प्रीवियस में एक वीडियो शूट करके हमने डाला था, उसका सेकंड पार्ट है। हमने अकबर के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण पुस्तक, जिसको फारसी भाषा में अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। और साथ ही साथ अकबरनामा का जो तीसरा वॉल्यूम था, यानी कि आईने अकबरी, उसके बारे में आपको बताया था और उसके 5 खंडों के ऊपर हमने चर्चा की थी। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, ये कक्षा 12 के बच्चों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसमें आईने अकबरी से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन अक्सर, चाहे वो 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव हो या फिर अलग अलग कॉम्पिटिशन की बात हो या 3 नंबर या 8 नंबर का डिस्क्रिप्टिव हो, उनमें पूछा जाता है। साथ ही साथ जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी कक्षा 12 का जो टॉपिक है, ये आईने अकबरी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज मैं अकबरनामा का तीसरा वॉल्यूम आईने अकबरी के ऊपर चर्चा करूंगा। आईने अकबरी, क्लियर है? अब हम बात करने जा रहे हैं, जैसा कि हमने पहले प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, उस पर हम दोबारा चर्चा नहीं करेंगे कि आईने अकबरी भी 5 अलग अलग दफ्तर में विभाजित है। पहला है मंजिल आबादी, दूसरा है सिपह आबादी, तीसरा है मुल्क आबादी और चौथे और 5वें में अकबर के धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विचार मेंशन किए गए हैं। तो इन 5 में हमारे काम का जो है, जो हमने इस एरिया में कवर किया है, दैट इज कॉल्ड एज मुल्क आबादी। मुल्क आबादी, इस मुल्क आबादी में मुगल्स के द्वारा, यानी कि अकबर के द्वारा जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम डेवलप किया गया था, उसको प्रॉपर तरीके से डिफाइन करने का प्रयास किया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर हम आईन की बात करें, आईने अकबरी की अगर जो हम बात करें, तो हम देखते हैं, जान पाते हैं कि आईन जो कि 1598 में लिख करके तैयार हुई, इसकी स्ट्रेंथ्स की बात करें अगर जो आईन की और उससे जुड़ा हुआ मुल्क आबादी की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इसको अबुल फजल ने खुद 5 टाइम्स इसको रिवाइज किया था, इसको संशोधित किया था, तब इस डॉक्यूमेंट को फाइनली एज अ मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में लिखा गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। अब हम दोबारा से एक बार मुल्क आबादी पर आते हैं कि जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, उस लैंड रेवेन्यू सिस्टम में अबुल फजल हमें उस पूरे सेंटर से लोअर लेवल तक के पूरे ढांचे को बताता है, किस प्रकार से मुगल एम्पायर में लैंड रेवेन्यू सिस्टम को प्रॉपर्ली अप्लाई किया गया था और किस किस प्रकार से चीजों को मैनेज करने का प्रयास किया जा रहा था। नेक्स्ट इसमें बताता हूं कि इस पूरी व्यवस्था के लिए एक डिपार्टमेंट था, इसको दीवान के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट आता है, उसके बाद वो कहता है कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम को प्रॉपर्ली रेगुलेट करने के लिए स्पेशल टाइप के ऑफिसर्स अपॉइंट किए थे, जिनको बोला गया था अमीन गुजार। अमीन गुजार, ठीक। वो ये भी बताता है कि लैंड रेवेन्यू से जुड़ा हुआ जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, वो था कि लैंड को एसेस किया गया था, उसको बोला गया है जमा, और वाकई में कितना कलेक्ट किया गया उसको उसमें मेंशन किया है हासिल के रूप में। क्लियर है?
इसके अलावा तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, आइन हमें बताती है कि उस समय अकबर के टाइम में टोटल 12 प्रोविंस थे या 12 राज्य थे। राज्यों को क्या बोला गया उस समय? सूबा, सूबा, ठीक। और इन 12 राज्य से जुड़ी हुई जो सूचनाएं थी वो आइन में तफसील से दी गई है, डिटेल में दी गई है, ठीक है। साथ ही साथ हर सूबा के नीचे जो जिला था, जिला को उस समय बोला जाता था सरकार। आई रिपीट, उस समय जो डिस्ट्रिक्ट थे उनको सरकार बोला जाता था। और हर सूबे की जिलेवार सूचनाएं एक टेबल बनाई गई थी, उसके रूप में दर्ज कराई गई थी। वो मैं टेबल आपको यहां बताना चाहूंगा। सूबा का नाम होता था और फिर सरकार का नाम होता था। सरकार यानी डिस्ट्रिक्ट का नाम, ठीक है। और फिर डिस्ट्रिक्ट की सूचनाएं 8 पार्ट्स में मेंशन की जाती थी। यहां मैं टेबल बना रहा हूं। फर्स्ट सेक्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट्थ, ठीक है। ये पहला ब्लॉक हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। 8 अलग अलग प्रकार के सेक्शंस थे। तो ये टेबल हर सरकार की हमें सूबे वाइज प्राप्त होती है। पहले में क्या था? पहले में था कि कितना परगना या महाल है। परगना क्या था? जैसे आजकल ब्लॉक होता है, वैसे उस समय सरकार के नीचे जो था परगना था। अगर परगना का डिवीजन वहां पे नहीं है तो वहां पर महाल, महाल मतलब एक गांव की संपत्ति को महाल के रूप में काउंट किया जाता था। तो कितना परगना या महाल उस जगह पर है, उस सरकार में उसको इस सेक्शन में मेंशन किया जाता था। फिर आता है किला। किला मतलब कि वहां पर उस सरकार में कितने किले थे, वो भी संख्या के रूप में इसी जगह पर दर्ज हमको मिलते हैं। नेक्स्ट आता है अराजी लैंड। अराजी लैंड मतलब मेजर्ड एरिया। अराजी लैंड का मतलब क्या हुआ? मेजर्ड एरिया। जो लैंड, जो उस सरकार में जो लैंड मेजर किया गया है तो उसके बारे में मेंशन किया गया था इस ब्लॉक में। नेक्स्ट आता है इसके बाद अराजी लैंड के बाद दैट इज नोन एज नकदी। इसका मतलब था कि इस जिले से कुल कितना टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, कॉल्ड एज नकदी। नेक्स्ट आता है फिर सयूरगाल। वेरी इंपॉर्टेंट। सयूरगाल क्या था? ये एक प्रकार का धार्मिक अनुदान था धार्मिक संस्थाओं को, ठीक है। इसमें सूफीज हो सकते थे या कोई मस्जिद हो सकती थी या कोई और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, चाहे वो टेंपल हो सकता था। इस टाइप की जो संस्थाएं थी उनको जो अनुदान दिया गया था उसको क्या बोला गया है? सयूरगाल। ध्यान रखने वाली बात है कि जो ये अनुदान दिया गया था सयूरगाल के रूप में, इसके ऊपर कोई भी टैक्स मुगलों के द्वारा अप्लाई नहीं किया था। यानी कह सकते हैं कि सयूरगाल वाज अ टैक्स फ्री लैंड गिवन टू द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट आता है इसके बाद जमींदारों की संख्या। कितने जमींदार उस सरकार में रह रहे हैं, इसका भी एक क्राइटेरिया था जो मुगलों ने फिक्स कर रखा था। उसी क्राइटेरिया के हिसाब से जमींदारों की संख्या को काउंट किया जाता था। नेक्स्ट आता है इसके बाद इनकी, यानी इन जमींदारों की कास्ट क्या थी, किस जाति उपजाति को बिलोंग करते थे, उसको पॉइंट नंबर 7 में कवर किया गया था। इसके बाद आता है 8वां ब्लॉक, लास्ट ब्लॉक, आर्मी को लेकर के। यानी ये जो जमींदार रह रहे थे इनके पास कितनी आर्मी है, कितने इनके पास घुड़सवार है, कितने हाथी है, कितने पैदल सैनिक हैं, सारी डिटेल यहाँ पर इस ब्लॉक में मेंशन की जाती थी, ठीक। कहा जाता है कि ये वाला जो सेक्शन है
आईने अकबरी के ही आंकड़ों से हम जान पाते हैं कि मुगलों के पास उनकी खुद की स्थायी सेना के अतिरिक्त भी हर सरकार में एक अच्छी खासी आर्मी की स्ट्रेंथ इन द फॉर्म ऑफ कैवलरी यानी कि घुड़सवार, इन द फॉर्म ऑफ इन्फेंट्री यानी कि पैदल सेना, और इन द फॉर्म ऑफ एलिफेंट की आर्मी के रूप में हर सरकार में अवेलेबल थी। और जब कभी भी इनको बहुत आवश्यकता पड़ती थी तो वे इन जगहों से आर्मी को मंगा करके अपनी आवश्यकताएं पूरी कर लिया करते थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं फिर से एक बार रिवाइज करूंगा, फिर से रिपीट करूंगा। हर सूबे में जो डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट को सरकार कहा जाता था, सरकार में जितने भी लैंड से जुड़े हुए रिकॉर्ड से, लैंड से जुड़े हुए इंफॉर्मेशन से उसको 8 सेक्शंस में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट वन इज परगना और महल, दूसरा आता है किला, तीसरा आता है अराजी लैंड, चौथा आता है नगरी, पांचवा आता है सयूगाल, छठा आता है जमींदार, सातवां कास्ट और आठवां आली के रूप में। याद करिएगा, टेबल के रूप में बना दीजिएगा ताकि हमेशा दिमाग में आपके बना रहे। अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि आइन ए अकबरी को हम हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट के रूप में कैसे काउंट करें। क्या इसके ऊपर हम 100% रिलाई करें? तो हमें देखना पड़ेगा कि इसकी स्ट्रेंथ क्या थी, यानी इसकी पॉजिटिवनेस क्या थी और इसकी लिमिटेशंस क्या थी, यानी कि नेगेटिव एस्पेक्ट क्या थे। स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण चीज, पहला पॉइंट आता है दैट इज कि हमें दिखाई देता है कि जो आईने अकबरी थी वो 5 टाइम रिवाइज की गई थी बाय अबुल फजल। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस वॉल्यूम और दिस टेक्स्ट। दूसरा क्या आता है, दूसरे की जब हम बात करें तो देखते हैं क्योंकि अबुल फजल रॉयल कोर्ट में था, यानी कि मुगलों के दरबार में था, तो उसके पास हर रॉयल चार्टर की यानी रॉयल ऑर्डर की ओरिजिनल कॉपी अवेलेबल थी। ओरिजिनल कॉपी उसके पास अवेलेबल थी हर रॉयल ऑर्डर की। उन्हें जाना नहीं था, बस केवल रिक्वेस्ट करनी थी और वो ऑर्डर उसके पास पहुंच जाता था। नेक्स्ट आता है इसके बाद अबुल फजल ने जो भी ओरल रिकॉर्ड मेंशन किया है अपने आईने अकबरी में, उसने उस ओरल रिकॉर्ड को काउंटर चेक किया है अदर रिकॉर्ड से। वो चाहे रिटर्न में हो चाहे कुछ और हो, उसको चेक किया है, फिर उसने उसको अपने आईने अकबरी का हिस्सा बनाया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ठीक, नेक्स्ट आता है इसके बाद जो सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन जो हैं या जो आंकड़े हैं, फैक्ट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, वो उसने नंबर के रूप में भी लिखा है और वर्ड्स के रूप में भी लिखा है। क्लियर है? बहुत ही बड़ी चीज है। नंबर्स में भी मान लो कोई नंबर है कि इस सरकार से 1,20,000 का कैश कलेक्ट किया गया, तो 1,20,000 लिखा होगा। फिर उसको वर्ड में भी ONE 1 लाख, LH लाख, इस टाइप से भी लिखा गया ताकि जो संभावनाएं हैं एरर्स की वो कम से कम हो सके। आगे आने वाले टाइम में जब नकल की जाए आईने अकबरी की, उसको उतारा जाए दोबारा से, तो उसमें त्रुटियां ना हो। नेक्स्ट आता है इसके बाद आईने अकबरी की स्ट्रेंथ के रूप में कि ये डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है अकबर के रूल का। इससे बेहतर डिस्क्रिप्शन हमें अभी तक किसी और किताब में नहीं मिलता है। हालांकि इन्हीं के समानांतर, अबुल फजल के ही समानांतर एक और राइटर हुए हैं अब्दुल कादिर बनायुनी। उन्होंने अपनी किताब में काफी चीजें मेंशन की हैं जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री है, कि इसको पढ़ें और उसको पढ़ें तो पूरा खाका आपको क्लियर हो जाता है। आईने अकबरी में जहां या अकबरनामा में अबुल फजल ऊपर से पूरे साम्राज्य को देख रहे होते हैं, उसकी तुलना में अब्दुल कादिर बनायुनी नीचे से साम्राज्य को देख रहे होते हैं। यानी कि जो आजकल का एक पैटर्न है, आजकल की हिस्ट्री को समझने की एक प्रकार से कह सकते हैं विधा है, जिसको बोलते हैं सबल्टर्न हिस्ट्री, नीचे से ऊपर जाना, यानी कि आम आदमी की चीजें जान करके फिर ऊपर की चीजों को एनालाइज करना।
तो बदायूनी ने सबाल्टर्न हिस्ट्री का उपयोग उस समय किया और हमारे पास दोनों ही डॉक्यूमेंट्स हैं, दोनों को हम पढ़ करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये इसकी स्ट्रेंथ थी, पॉजिटिवनेस थी। लिमिटेशंस की बात करें तो कुछ लिमिटेशंस भी थी इसमें, इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। क्या लिमिटेशंस थी? लिमिटेशंस की तो जब हम बात करें तो हम जानेंगे कि 3 बेसिक लिमिटेशंस होती है, वही मैं मेंशन करूंगा। 3 लिमिटेशंस दिखाई देती हैं। पहला कि जो आंकड़े जोड़े गए हैं उनमें एडिशन में एरर है, एडिशन एरर है, यानी कि जोड़ या घटाव में हमको गलतियां दिखाई देती हैं। ठीक है, जोड़ या घटाव में हमको गलतियां दिखाई देती है। क्लियर? जोड़ घटाव गलतियां। दूसरा आता है कि इन्होंने जो आंकड़े दिए हैं, जो फार फ्लंग सूबास थे, जैसे बंगाल हुआ है या ओडिशा हुआ है, इनके जो फैक्ट है वो मिसिंग है, यानी कि इन जगहों के फैक्ट्स को उन्होंने बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी है और दिल्ली और उसके आसपास के जो आंकड़े थे उन्हीं को यूनिवर्सलाइज करने का प्रयास किया, जो उसकी एक कमी है। नेक्स्ट एक और कमी निकल करके आती है, ये टैक्सेस तो कितने लिए जाते थे इसकी बात तो करती है, लेकिन उस समय कितना रेट था जो लेबर्स को दिया जाता था, इसके बारे में कोई बात नहीं करती कि लेबर्स को कितना पैसा दिया जाता था, इसके बारे में कोई जानकारी हमको उपलब्ध नहीं कराती है। साथ ही साथ मार्केट प्राइस की भी कोई जानकारी नहीं देती है कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा था अलग अलग कमोडिटीज का, और जो चीजें जो इनकम हो रही थी लोगों को, उससे क्या उनका जीवन सही से चल रहा था या नहीं चल रहा था, इसके बारे में कोई जानकारी हमको आईएनएफबी नहीं देती, जो उसकी लिमिटेशन के रूप में काउंट किया जाता है। ठीक है, 3 लिमिटेशन है, एडिशन एरर है, एडिशन सब्सट्रैक्शन एरर है, बंगाल ओडिशा के आंकड़े मिसिंग है, और रेट ऑफ लेबर्स एंड मार्केट प्राइस आल्सो इसमें मेंशन नहीं किया गया है, जो उसकी कमियों के रूप में काउंट किया जाता है। लेकिन फिर भी आप इस पूरे कंटेंट को देख समझ करके ये कहेंगे कि आईएनएफबी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जिसके माध्यम से हम मुगलों के बारे में या अकबर के काल के बारे में बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जान सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है मुगलों का पतन औरंगजेब के डिक्लाइन के बाद, यानी कि 1707 के बाद शुरू हो गया। धीरे धीरे मुगल कमजोर होते गए और फिर मुगलों के स्थान पर एक नई सत्ता स्थापित हो गई, नोन एज इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने 2 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े, बैटल ऑफ प्लासी 1757 एंड बैटल ऑफ बक्सर 1764, और उसके बाद वो भारत में स्थापित हो गए। जब ब्रिटिशर्स भारत में स्थापित हो गए तो उन्होंने, उनका मानना था धीरे धीरे वो बंगाल से तो एक्सपैंड करे, तो पहले साउथ गए और साउथ के बाद उन्होंने नॉर्थ का डायरेक्शन चूज किया और अपना एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया। ठीक, तो ब्रिटिशर्स जो थे वो चाहते थे कि भारत में लंबे समय तक शासन किया जाए, भारत को कभी वो छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थे। तो उनका मानना था कि भारत के में लंबे समय तक रुकने के लिए यहाँ के लोगों की परंपराओं, यहाँ के लोगों की मान्यताओं और यहाँ के साहित्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो किताबें हैं, जो पुस्तकें, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो हम देखते हैं एक इंपॉर्टेंट संस्था बनी, इसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा था कॉम्पिटिशंस में। इसकी स्थापना 1784 में हुई और इस संस्था को बनाने वाले व्यक्ति का नाम था सर विलियम जोन्स ने इसको बनाया था। विलियम जोन्स का जो ऑब्जेक्टिव था कि भारतीय विभिन्न प्रकार के, चाहे वेदास हो, गीता हो, पुराण, जो भी मिले उसको ट्रांसलेट करना। हम देखते हैं इसी संस्था के द्वारा आईने अकबरी के वॉल्यूम को भी कलेक्ट किया गया और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी किया गया। कहते हैं कि आईने अकबरी का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया वो 3 पार्ट्स में था। आई रिपीट,
3 पार्ट्स में, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ध्यान रखिएगा, मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूं, मैं ओरिजिनल आईएनए अकबरी की बात नहीं कर रहा हूं, जो 5 अलग अलग चैप्टर्स में दफ्तर में डिवाइड है। यहां बात कर रहे हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वॉल्यूम ऑफ विच known as आईएनए अकबरी translated in English। फर्स्ट वाला जो था that was translated by ब्लॉकमैन, याद रखिएगा ब्लॉकमैन, एंड सेकेंड एंड थर्ड was known as ज़ैरेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में पूछा सकता है, तो तैयार रहिए यूपीएससी के क्वेश्चंस के लिए। और आईएनए अकबरी को मैंने कोशिश की है कि आपके लेवल पे जाकर के, चाहे वो क्लास 12 का बच्चा हो, चाहे वो आगे की तैयारी करने वाले छात्र हो, छात्राएं हो, मैंने कोशिश की कि दोनों के लेवल पे जाकर के चीज़ें बताई जाएं और एक बेहतर तरीके से चीज़ों को डिफाइन किया जा सके। आज के वीडियो में इतना ही है, आगे और वीडियोस आएंगे, आप लोग देखिएगा, ज्ञान बढ़ाइए, ज्ञान बांटिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।